दिल्ली की 3 अदालतों को बम की धमकी से आज अचंभ मच गया है। साकेत कोर्ट में बम की धमकी, 30 हजारी कोर्ट में भी बम की धमकी मिली है, खाली करवाया जा रहा है। दिल्ली की 4 कोर्ट को बम थ्रेट जो है वो मिला है। बता दें कि ईमेल के जरिए हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश को पेश किया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला था। पुलिस को जांच में कुछ भी नहीं मिला है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपको मैंने ट्रेलर दिखाया, क्या कुछ आपको समझ में आया? वैसे तो आप देखेंगे लगेगा कि ये तो कोई एक सामान्य खबर जैसी है। भाई, पिछले काफी लंबे समय से आतंकियों की धमकी मिल रही है, लेकिन आज की जो खबर है ना दोस्तों, वो वास्तव में बड़ा विशेष है। विशेष क्यों है आप समझिए। आतंकियों ने कोर्ट को धमकी दी है। ये कहा है कि कई सारी अदालतों में हमने बम लगा दिया है और पूरी अफरा तफरी मच गई। मैं बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि जब आतंकी अपना काम करते हैं ना, तो कोर्ट कचहरी भी काम नहीं आता। मनमोहन सिंह के राज को अभी अभी आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा मोदी होने का मतलब क्या होता है। आज जरा इसकी पड़ताल करेंगे दोस्तों। आपको मैं दिखाऊंगा जो काम सोनिया मनमोहन के राज में होता था वो मोदी राज में नहीं हो रहा है। कई लोग बोलेंगे अरे मोदी जी तुमने किया क्या? मैं जरा आपको दिखाऊंगा कि किया क्या। जब ये मनमोहन सिंह का राज था ना दोस्तों, जजों की हालत खराब हो जाती थी। आप समझ लीजिए, जज सुनते नहीं थे डर से केस आतंकियों के। ये है बड़ी कहानी। आज मैं जिस घटना को डिकोड करने जा रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि इन 10 सालों में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। और मैं तो निवेदन करूंगा दोस्तों, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जरा तफसील से इस बात को समझें, बताएं, क्योंकि ये वही देश है दोस्तों जहां एक आतंकवादी की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की दरवाजे खुलवा दिए गए थे। आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं इसी को डिकोड करूंगा। और साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि देखिए मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां, आपके इतने सारे कमेंट्स मिल रहे हैं और ख़ास करके जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको स्क्रीन में दे दिया है, आप जुड़िए, बताइए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहें तो भी आप जुड़िएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि जब आप पुस्तकें खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर आप अपने अनुभव भी साझा कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े नैरेटिव को मैंने ध्वस्त करने की कोशिश की है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं। ट्रेलर तो दिखा ही दिया, जरा इस खबर को भी देख लीजिए। क्या लिखा है? दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी। अब अगर ये लाल किला में धमाका न हुआ होता तो हमको तो पता ही नहीं था। 2900 किलो आरडीएक्स बरामद हो गया। हमें क्या फर्क पड़ता? हम तो ऐसे लोग हैं, और खास करके हिंदुओं, मतलब पूरे धर्म की बात बता रहा हूं दोस्तों, हम लोगों में शत्रु बोध नहीं है। हम बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हम भूल जाते हैं, ठीक है, अपने को क्या मतलब है। लेकिन जब से लाल किले में धमाका हुआ, हम छोटी छोटी खबरों पर नजर रख रहे हैं। इस बात को याद रखिए, एक साथ 4 अदालतें, वो भी राजधानी दिल्ली की, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, पटियाला हाउस, 30 हजारी कोर्ट, बम से उड़ाने की धमकी मिली और अदालतों को मिली। अदालत के काम रुक गए। और इतना ही नहीं, दिल्ली में सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पीसीआर कॉल आया था, उसमें कहा गया, और ये सीआरपीएफ स्कूल कहां का बताता हूं, द्वारका और प्रशांत विहार। फोन करने वाले ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये धमकी कहां से आई ये भी सुनिए। जो सूत्रों के हिसाब से बताया गया, अदालत परिसरों को भेजे गए धमकी भरे मैसेज में
स्पष्ट रूप से यह चेताया गया है कि कोर्ट कैंपस में बड़ा धमाका हो सकता है। यह ईमेल जैश ए मोहम्मद के नाम से भेजा गया है। अब दिल्ली पुलिस इसे इग्नोर कैसे कर दे? तो हुआ क्या? सारे कोर्ट परिसर काम रुक गए। 2 घंटे तक सब कुछ खाली कराया गया। सारे लोग, पुलिस वालों की मौजूदगी, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एंटी सबोटाज यूनिट, तमाम यूनिट्स पहुंची। भैया काम तो करती ही है ना सरकार, और मोदी सरकार है। वैसे ही 2900, अब तो 3000 किलो आरडीएक्स, ये बरामदगी कोई छोटी घटना नहीं है। और यहां तो धमकी मिली है। सारी एजेंसियों ने मिलकर काम किया दोस्तों। पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराने के बाद 2 घंटे की सघन जांच के बाद कुछ नहीं मिला, मिलना भी नहीं था। मैं मानकर चलता हूं। अब इस मुद्दे पर साकेत बार एसोसिएशन के सचिव अनिल बसोया, अब ये मैं वीडियो तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर आप जानते हैं यूट्यूब में कॉपीराइट का भी मामला है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। एक मेल आई है कथित तौर पर, जिसमें दिल्ली की 4 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गई हैं। कोर्ट खाली करा दिया गया है। कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पूरी चेकिंग चल रही है। मैं जरा आपको विजुअल भी दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। और जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं ना, तो गौर फरमाइएगा, ये कोई आम जगह नहीं है, ये कोर्ट है, ये अदालतें हैं। वकीलों का हुजूम इकट्ठा है। और वकील की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, ये कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी ना, तब भी जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान था, देख लीजिए एक एक चेहरे को, सभी के सभी वकील थे। और इसलिए इस कोर्ट को ध्यान से देखिएगा, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और जब आपको मैं आगे बढ़ता हूं खबर में, चारों अदालतों की तलाशी ली गई, आखिरकार कुछ नहीं मिला। कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को भी जानना चाहेंगे। आखिर आज क्या था, आज ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई, तो मैं उसको भी आपको बताता हूं। आज ही दोस्तों एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट के एक आरोपी जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसकी पेशी होनी थी। जरा डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए। भाई ये आतंकवादी जान रहे हैं, तो मोदी सरकार से निपटना आसान नहीं है। ये तो कुछ भी करेंगे, ठोकेंगे भी। इनको कैसे रोकें? तो चलो जजों को डराते हैं, कोर्ट में धमकाते हैं, जज डर जाएंगे। लेकिन जज डरे नहीं, कोर्ट कचहरी डरी नहीं। इसको 10 दिनों की एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले दोस्तों कल आमिर राशिद अली, जो एक और आरोपी है, उसको भी 10 दिनों के लिए भेज दिया गया। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश। अभी मैं इस कहानी को आगे जोड़कर दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं खबर ही बता देता हूं। ये जो दिल्ली में धमाका हुआ ना दोस्तों, अभी ये रवीश कुमार और तमाम जितने भी लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं ना, बड़े मजे ले रहे हैं। जानते क्या कहते हैं? मैं कल सुन रहा था, बोलते हैं कि अरे ये लोग तो बोल रहे हैं कि धमाके को छोटे में निपटा दिया गया, धमाके कम में हो गए, ऐसे करके वो मजे ले रहे थे। मैंने सुना दोस्तों, चलिए उनको मजा लेने दीजिए, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी तो जानिए। सच्चाई ये है दोस्तों कि जसीर बिलाल उर्फ दानिश ने जो खुलासा किया है, वो हर व्यक्ति को हिला देने के लिए काफी है। इन लोगों ने जो साजिश रची थी दोस्तों, उसमें हमास जैसे हमले की साजिश थी। यानी एक साथ 3 तरफ से हमला, ड्रोन से हमला, रॉकेट से हमला और उसके साथ कार बम धमाका, ये तीनों मिलाकर के पूरी दिल्ली को दहलाने की कोशिश हो रही थी। आप सोच सकते हैं, राजधानी दिल्ली में ड्रोन कोई ऐसे उड़ा भी नहीं सकता। ड्रोन की तैयारी चल रही थी। मैं जरा आपको मीडिया रिपोर्ट पढ़ करके बताता हूं। एनआईए ने अपनी शुरुआती जांच में पाया
कि उमर और जसीर बिलाल वानी महीनों से ड्रोन को हथियार बनाने का काम कर रहे थे। जसीर बिलाल वानी को तकनीकी काम में महारत थी। वह ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से, मोटर और लोड कैपेसिटी बदलकर एक ऐसा सेटअप तैयार कर रहा था कि उन पर विस्फोटक फिट किए जा सके। जांच अधिकारियों के मुताबिक योजना बिल्कुल हमास मॉडल जैसी थी। पहले ड्रोन से ऊपर से शुरुआती हमला ताकि सुरक्षा बलों में भ्रम फैले और भीड़ इधर उधर भागने लगे। जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक रॉकेट भी दागने की तैयारी थी। कहां तक जाएंगे, किस किस से बचेंगे? आप सोचते हैं कि हम घर में सुरक्षित हैं, आप सोचते हैं हम बाजार में हैं, लाल किले में हैं, हम सुरक्षित हैं, कहीं नहीं है। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, जरा राहुल गांधी को याद करते हैं। राहुल गांधी का एक बयान बड़ा वायरल होता है और मैंने जानबूझकर इकट्ठा करके रखा है ताकि जब भी इस तरह की घटनाओं को देखें ना, 11 साल के बाद आतंकी हमला हुआ है इस देश में, और वो भी रिहायशी इलाकों में, बाजार में, लाल किले के पास। और इसीलिए मैं राहुल गांधी के बयान को याद दिलाता हूं। हर जगह, हर पल एक ही बात कहते हैं, इस देश में आग लगने जा रही है। मेरी कान खोलकर सुन लो, सिर्फ आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि हवा के झोंके की तरह यह बात आपके दिमाग में फिट हो सके। जरा सुन लीजिए एक बार। पिला है वो एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, फटेगा। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, तैयार हो जाइए। अभी ये लड़ाई शुरू हुई, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। You need one spark and we'll be in big trouble. यहाँ पे आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, याद रखना मेरी बात। सिर्फ इसलिए सुनाता हूं दोस्तों ताकि आप भूल ना जाएं। अब आपको असली कहानी में फिर लेकर आता हूं। लाल किले में धमाका हो गया, आतंकवादियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, कार्रवाई भी चालू है। वो जो यूनिवर्सिटी है ना, उसकी भी तबीयत से सरकार पूरा इंतजाम कर रही है। लेकिन ये इंडी गठबंधन कर क्या रहा है, जानना तो चाहिए ना। जरा आपको 3 विंडो दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए, एक एक विंडो को ध्यान से देखिए, आपको कहानी पता चलनी चाहिए दोस्तों। अरे आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं तो दुनिया का कोई भी सभ्य व्यक्ति उसका साथ नहीं दे सकता, लेकिन ये कांग्रेसी देते हैं। पहली खबर क्या है, कांग्रेस का सांसद हुसैन दलवई ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के समय धमाके होते हैं, ये आरएसएस वाले शामिल हैं। आप समझिए कोशिश क्या है, कोशिश ये है कि आतंकवादियों को कवर फायर दे, उनको बचाएं, इसलिए ये बयान दिए जा रहे हैं। दूसरा बयान, उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। कोई बोल रहा है आपको कि हर कश्मीरी आतंकवादी है, ये तो कोई कह भी नहीं रहा, लेकिन जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सवाल ये है। तीसरा बयान, ये फारूक अब्दुल्ला, ये तो नई ही थ्योरी लेके आ गए। ये कह रहे हैं कि जरा पता तो कीजिए कि ये जो डॉक्टर हैं ये आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। पहले तो अब्दुल्ला साहब आप ये कहते थे कि ये बेरोजगार हैं इसीलिए आतंकवादी हैं, पहले आप ये कहते थे कि ये पढ़ते लिखते नहीं है, शिक्षा नहीं है, आतंकवादी बनते हैं। अब आपने फॉर्मूला बदल दिया। दोस्तों ये संभव नहीं है और इसीलिए आज मैं आपको ये कहानी दिखा रहा हूं। और इस कहानी में सबसे बड़ा किरदार मैं मानता हूं, क्योंकि अंतिम जो अवस्था है वो अदालत में पहुंचती है और आज अदालत में आतंकवादियों ने धमकी देने की कोशिश की। अब मेरा अगला सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्या अदालतों को इन मामलों को और अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्यों मैं बता रहा हूं, जरा उसका रीजन भी बताता हूं। आप देखिए, ये खबर आप भूल तो नहीं गए। 30 जुलाई 2015 याकूब की फांसी, सुप्रीम कोर्ट में देर रात 90 मिनट की ऐतिहासिक सुनवाई हुई थी। 1993 के बम धमाकों का आरोपी याकूब मेमन, फांसी की सजा हो गई थी, फांसी होने वाली थी। 29-30 जुलाई की रात को प्रशांत भूषण और बहुत सारे वकील अचानक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच गए।
HL दत्तू से लेकर जज दीपक मिश्रा के घरों के दरवाजे खटखटाए गए। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हो। उस दिन खुला दोस्तों। 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की। आप सोचिए 2007 में इसका दोष सिद्ध हो गया था और फांसी होते होते 8 साल का वक्त लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोले एक आतंकवादी के लिए। और जज साहब, उनकी भी बात बताता हूं, दीपक मिश्रा, उन्होंने माफी देने से मना कर दिया, फांसी की सजा होगी। उनके पास आतंकवादियों के खत आ गए, धमकी भरे खत। जज साहब को भी Z+ सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी, घर में, काफिले में। क्यों? आतंकवादियों को सजा दी गई थी। फिर एक मामला आता है दोस्तों, निर्भया केस, बलात्कारियों का मामला, भूले नहीं होंगे आप। मार्च 2020 में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल हियरिंग करनी पड़ी। 3 जजों की पीठ को रात में बैठकर 45 मिनट तक सुनवाई करनी पड़ी। हालांकि याचिका रद्द की गई और फांसी की सजा हुई। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं आप समझिए। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों, आज मैं देखता हूं आतंकवादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत की खबरें आती हैं। ये तब तक होता है ना दोस्तों जब तक केंद्र में मोदी की सरकार है, तभी आपकी हनक चलती है, वरना होता क्या है। आपको एक और उदाहरण दिखा देता हूं। अतीक अहमद, पढ़ लीजिए इस खबर को, भूल तो नहीं गए, साल 2012 की बात है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार। और क्या हुआ था? अतीक अहमद का केस सुनना था, माफिया डॉन अतीक अहमद। 10 जजों ने, पढ़ लीजिए इस खबर को, मैं दिखा चुका हूं दोस्तों। अतीक अहमद पर सुनवाई से हाई कोर्ट के 10 जजों ने इनकार किया। एक एक करके 10 जजों ने मना कर दिया, हम सुनेंगे नहीं। क्यों? व्यक्तिगत कारण है। अरे कौन सा व्यक्तिगत कारण है भाई? सबको पता होता है दोस्तों, डरते हैं जज। 11वें जज ने सुना और फैसला क्या दिया? जमानत दे दी। योगी की सरकार आई, तब गुंडों को और मवालियों को, जो आतंकी हैं, जितने भी लोग हैं, अब आतंकी है क्या है ये मैं तो तय नहीं कर सकता, ये तो कोर्ट तय करेंगे, तब जाकर के माफिया डॉन को गिरफ्तार किया गया। तो ये कहानी हमको भूलनी नहीं चाहिए। ये अदालत, ये नियम, ये कानून, ये सब तब होता है ना जब ऊपर में मोदी जी बैठे हैं। अगर ये बात भेजे में समझ में आ जाए ना तो फिर तो काम ही बुरा ना हो। मैं आखिर में दोस्तों आपको एक वीडियो दिखाता हूं। कई लोग बोलते हैं ना आतंकवादी क्यों बनते हैं, शिक्षा नहीं मिलती, पैसा नहीं है, कमाई नहीं है। अरे ये तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का पूरा गैंग है। जरा इन वीडियो को मैंने तफसील से, अच्छे से, सिलसिलेवार तरीके से रखा है। एक बार पूरी कहानी है इस आधे मिनट 1 मिनट के वीडियो में, जरा इसको देखिए। एजुकेशन के बिना देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा ना। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोजी रोटी रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। देखिए अभी तक हमको ये सिखाया जाता था कि अगर लोग एजुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता। जो नौकरियां हैं हमारी, जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी। ओसामा बिन लादेन भी एक बहुत पढ़ा लिखा आतंकवादी था और अब वैसे ही पढ़े लिखे आतंकवादी हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ 26/11 का हमला कांग्रेस की सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और दिग्विजय सिंह कहते हैं आरएसएस ने कराया। ये सेकुलरिज्म के लिए जरूरी था। बटाला हाउस एनकाउंटर कांग्रेस की सरकार कहती है वो जायज है, मगर कांग्रेस का नेता में सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ जाते हैं। और तो इशरत जहां को आतंकवादी कांग्रेस सरकार का आईबी चीफ कहता है और इंसिडेंटली उस समय आईबी चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम, संयोग से वो भी मुस्लिम थे, वो कह रहे हैं आतंकवादी है, मगर कांग्रेस के नेताओं को बेटी नजर आने लगती है। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। वो एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म है जिसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं, यानी कैसा चेहरा जिसको देखकर आप शक ही ना कर पाए। जब कोई धमाका आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर हर आतंकवादी का मजहब होता है। देखा आपने दोस्तों, ये भी अपने आप में पूरी कहानी है। ये कहानी इसलिए बनाता हूं ताकि इस देश के लोगों को ये पता चल सके
कि दो सरकारों में कितना बड़ा अंतर होता है, और ये बात बिहार की जनता भी जानती है, ये तो मैं जानता हूँ। और इसीलिए मैं बार बार कहता था कि बिहार में देखिएगा एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। जिन लोगों ने भी जंगल राज को देखा है, अगर उसकी आहट भी महसूस की है, उसे भले पता हो कि ये नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो लालू यादव को जीवन में वोट नहीं देंगे, यही सच्चाई है। लेकिन मोदी राज में तो दोस्तों काम भी हो रहा है, आतंकवादी भी नप रहे हैं। आज ही आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े नक्सली, उसका खात्मा किया गया है। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली को मारा गया है। अमित शाह जी ने कहा था कि 30 तारीख तक ढेर कर देना, और 10 दिन पहले ही काम पूरा कर दिया, 10-12 दिन पहले। तो ये मोदी सरकार है दोस्तों। लेकिन मेरा आपसे एक फिर सवाल है, क्या अदालतों को आतंकवादियों के मामले में जरा और संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए या नहीं चाहिए? आपके कमेंट का इंतजार है दोस्तों। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जहाँ नए गानों का सिलसिला जारी है, कुछ गीत तैयार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों, हमारी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियाँ, ये ज़रूर देखिए, पढ़िए और अपने कमेंट साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।